हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और उनसे करते हैं मुलाकात और बात, जानते हैं पॉलिसी में क्या कुछ खास हुआ है उनके लिहाज से। बगा साहब, क्या एकदम उम्मीद के मुताबिक रही पॉलिसी? उम्मीद के मुताबिक अनिल जी, और अच्छा है अगर हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं सेंट्रल बैंक एक्शन को। मार्केट अगर इसको राइट प्रिडिक्ट करता है तो बहुत अच्छा है कि कम्युनिकेशन अच्छा है, वेल ट्रांसमिटेड पॉलिसी है, वेल टेलीग्राफ पॉलिसी है, पहले ही बता देते हैं कि क्या करने वाले हैं। तो ओवरऑल अच्छा है। एफसीएनआरबी और ईसीबी के प्रावधान पे बोले नहीं, शायद जब प्रेस मीटिंग होगी उसमें कुछ बोलेंगे। वैसे आरबीआई हर 10 दिन में तो आंकड़े देता रहा है, तो बट मुझे लगा था कुछ टिप्पणी करेंगे। ब्लूमबर्ग ने हमें बॉन्ड इंडेक्स में नहीं सम्मिलित किया, उस पे अगर कुछ बात करते, शायद वही प्रेस मीट में पूछेंगे जर्नलिस्ट तो कुछ उस पे आएगा। बट ओवरऑल बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक रही। जो हल्का सा जीडीपी में ग्रोथ है या इन्फ्लेशन में जो कटौती है, वो टॉलरेंस लेवल के उसमें ही है, पैरामीटर्स में ही है। तो मैं कहूंगा कि 10/10 पॉलिसी है। हमारा जो आंकलन था 8/10 है, क्योंकि जीडीपी थोड़ा सा बढ़ाया उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट, और इन्फ्लेशन उतना ही घटाया। तो ये दोनों चीजें हमसे मिस हुई। बट ओवरऑल बाकी सब कुछ जैसे हम सोच रहे थे, न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंड्स, यहाँ तक के जो ग्लोबल ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस भी हैं, वो भी हमने खरे ही बताए थे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा 8/10 आपके पैनल ने बोला। और गुरमीत बोल भी रहे थे कि शायद इन्फ्लेशन का आंकड़ा बढ़ाएंगे, बट मुझे लगा था इस बारी नहीं उसको टच करेंगे। वो तो सबको पता है, तेल बढ़ाया गया है। और अगर आप देखें भारतीय क्रूड बास्केट अनिल जी, तो 84 डॉलर पे आई वो जून और जुलाई में। और अगस्त के 5 दिनों में, अगस्त के पहले 3 दिनों में 88 डॉलर पर है। ये बावजूद इसके कि रशियन ऑयल आ रहा है, यूराल जो है 42 पे हो गया है। तो 60 डॉलर पे रशियन ऑयल हमें मिल रहा होना चाहिए, फिर भी 80-84 के करीब रहा क्रूड बास्केट। और वो सरकार उसमें से नीचे कुछ लाने को तैयार नहीं है। अच्छी बात क्या है कि आपके मार्केटिंग ऑयल कंपनीज के जो लॉसेस हैं वो कहीं कम है। मिनिस्टर ने कहा था 75,000 करोड़ का लॉस होगा, वहां तो 15-20 हजार करोड़ का लॉस आया। तो वो तो मेकअप हो गया होगा ऑलरेडी, जब तेल की कीमतें 100 से नीचे आई जी। हैं। जी। तो अब कटौती का तो है सरकार के पास, बट लग रहा है कि वो टैक्स का मेकअप कर रहे हैं। और आरबीआई ने वही दर्शाया कि फ्यूल आप ऊपर रखेंगे तो मैं अपना इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा उससे। बिल्कुल, इन्फ्लेशन के अनुमान में थोड़ी-सी बढ़ोतरी और ग्रोथ के अनुमान में इन्फ्लेशन के अनुमान में थोड़ी-सी कमी और ग्रोथ के अनुमान में थोड़ी-सी बढ़ोतरी, यही गुरमीत चड्ढा साहब भी कह रहे थे। अतुल जोशी साहब से भी एक बार राय ली जाए। सर, कैसी रही पॉलिसी आपके हिसाब से? देखिए, अनुमान के हिसाब से ही रही। जैसे मैंने कहा था कि इंटरनेशनल जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ने वाले हैं दिसंबर तक, जो मैंने पॉलिसी के पहले कहा था, मेरे ख्याल से वही वो कह रहे हैं कि Q3 तक इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर रहेगा, 5.9% तक जाएगा और उसके बाद में इन्फ्लेशन घटना चालू होगा। तो ये ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली थोड़ा समझ में ये नहीं आ रहा है कि जीडीपी अगर 50 बेसिस पॉइंट से उन्होंने बढ़ाया है पूरे साल का, तो पूरे मतलब हर एक क्वार्टर का अगर हम समेशन करें तो वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, लेकिन एवरेज जब गिनते हैं तो सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। तो वो कुछ समझ में मुझे नहीं आया ठीक तरह से। और जो इन्फ्लेशन गिराया है उन्होंने, तो उसकी भी इम्पैक्ट सिर्फ Q2 तक रखी है और Q4 में बढ़ाया है। व्हिच मीन्स क्या है कि एल नीनो की इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो उसकी मैक्सिमम इम्पैक्ट मॉनसून में होनी चाहिए, मतलब Q2 में होनी चाहिए। तो Q2 में उन्होंने इन्फ्लेशन गिरा दिया और कह रहे हैं कि एल नीनो का रिस्क है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। जैसे एल नीनो की इफेक्ट से जो भी वेजिटेबल्स की प्राइस है, ग्रेन्स की बुआई का जो फिगर्स है, वो सारे हमको हर हफ्ते मिलते रहते हैं। तो इफेक्ट तो अभी आनी चाहिए Q2 में, और Q2 में उन्होंने इन्फ्लेशन का अनुमान घटाया है। तो कहीं न कहीं मेरे ख्याल से उनके पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। उन्होंने दूसरी चीज़ जो फॉरेन करेंसी के बारे में कही, वो स्टेटमेंट काफ़ी अलग है जो अब तक कहते आ रहे हैं। अब तक सिर्फ़ 2 चीज़ें कहते हैं कि हमारे पास कोई टारगेट एक्सचेंज रेट नहीं है और दूसरा हम वॉलेटिलिटी को मॉनिटर करते हैं।
ये टाइम उन्होंने काफ़ी इलाबोरेट चीज़ें कही है कि हमारे पास काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पॉलिसी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वॉलेटिलिटी को मद्देनज़र रखेंगे, लेकिन स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी को हम चेक करेंगे। और इंडिया की जो इकोनॉमी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और कॉम्पिटिशन को नज़र में रखते हुए एक्सचेंज रेट को मैनेज किया जाएगा। इसको अगर हम समझना चाहें तो एक चीज़ ये भी हम देख सकते हैं कि अब तक जो इनफ्लो आउटफ्लो हुआ था एफपीआईज़ की तरफ से, वो 1 साल में लगभग-लगभग $27 बिलियन हुआ था। और पिछले 2 महीने में हमारे पास $36 बिलियन आया है, लेकिन रुपी सिर्फ मान लीजिए ₹1 या सवा रुपये से अप्रिशिएट हुआ है, जबकि 25 बिलियन के आउटफ्लो पे हम लगभग-लगभग ₹9 डिप्रिशिएट हुए थे। तो ये जो पॉलिसी है आरबीआई की, मेरे ख्याल से एक इंडिकेशन ये है कि 94 और 96 डॉलर पर रुपीस पर डॉलर का एक नया रेंज आरबीआई ने फिक्स किया है और रुपी इसके बीच में खेलते रहेगा इर्रिस्पेक्टिव कि कितना पैसा आए या कितना पैसा बाहर जाए। तो इसको नज़र में रखते हुए हमारी एक्सपोर्ट्स और हमारे इंपोर्ट की इम्पैक्ट हमको गिननी चाहिए, ना कि एक्सपेक्टेड आउटफ्लो की वजह से जो अप्रिसिएशन की हमारी आशंका थी वो अब नहीं होगी। तो ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन, जीडीपी के नंबर्स थोड़ा असमंजस में है और रुपी को लेके एक नई पॉलिसी उन्होंने इंडिकेट की है। पुलिस का पूरा पूरा एक्शन। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के दिग्गज बैंक्स में से एक कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ ब्रजेश कुमार सिंह साहब भी। सिंह साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जरा एक बार अपनी राय दें सर, बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से कैसी रही पॉलिसी? अच्छी पॉलिसी है, स्टेबल है, स्टेबिलिटी का हमेशा बेनिफिट मिलता है और हमें कोई अप्रीहेंशन नहीं होगा कि हमें अपने डिपॉजिट को रिप्राइस करना है या ओवरनाइट हमारे एडवांसेस रिप्राइस हो रहे हैं। कस्टमर के लिए भी अच्छा है क्योंकि उनके कैश फ्लो इससे अफेक्ट नहीं होंगे, तो हमारे कलेक्शंस भी ठीक रहेंगे। तो बैंक के लिए स्टेबिलिटी ऑलवेज काउंट्स, तो ये एक अच्छी पॉलिसी है। हम्म। और गोइंग फर्दर भी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन का और साथ में साथ जीडीपी ग्रोथ का भी अच्छा है, 10-10 बेसिस पॉइंट दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो वो भी हमें मदद करने जा रहा है। कम्स दिस फेस्टिवल सीजन भी हमारा आने वाला है। हम्म। बिल्कुल ठीक गुड है। बात है। काफ़ी लंबे समय बाद बाकी छोटी पॉलिसी गवर्नर साहब ने पेश की है, बहुत ज़्यादा मेजर्स भी नहीं बताए। क्या लग रहा है, क्या जो कुछ पिछली 2-3 पॉलिसी गवर्नर साहब की तरफ से आई है, उनको पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम में लागू होने का इंतज़ार कर रहे हो? क्लैरिटी है पॉलिसी में, प्लस हम जो गेस आप लोग भी गेस कर पा रहे हैं कि पॉलिसी का स्टांस क्या रहेगा या हमारा रेट क्या रहेंगे, तो ये एक अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंसी है पॉलिसी में। और मेजर्स तो सारे ही ले रहे हैं, आपने देखा जैसे अभी डॉलर इनफ्लो के लिए जो 3-3 मेजर लिए गए थे, एफसीएनआर के लिए मेजर लिया गया, ईसीबी के लिए, ओएफसीबी के लिए मेजर लिया गया, या फिर हमने वो उसको भी चेंज किया, एफएआर को भी चेंज किया, तो वो सब ही हमें यील्ड कर रहा है। $40 बिलियन तो अभी तक आ चुके हैं आई गेस, तो पॉजिटिव है मुझे लगता है। सिंह चीज़ आज गवर्नर साहब ने टच की है पॉलिसी में जो बैंकिंग सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। सिंह साहब, जरा आपसे उस पर राय लेना चाहता हूँ। गवर्नर साहब का ये कहना था कि जो कुछ भी एडवांसेस पे वो बैंक्स इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, उसको एक हार्मोनाइज किया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए। शायद वो ब्याज दरें किस तरह से डिसाइड की जाती है बैंक्स के द्वारा, उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं। साथ ही या तो किसी रेपो रेट के साथ लिंक करके उसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, या फिर बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से। आप इस कदम को कैसे देखते हैं? बैंकिंग सेक्टर पर किस तरह का असर पड़ेगा? ऑलरेडी सभी बैंकों के, कैनरा बैंक का तो मैं बताऊंगा कि रेपो रेट की आपने बात करी तो लगभग 53% हमारे जो है, 53% ऑफ हमारे जो एसेट साइड का बुक है वो रेपो से लिंक्ड है। और मोरलेस सभी बैंकों का यही है, लगभग आधे उनके जो बुक है वो रेपो रेट से लिंक है। बाकी जो बचे हो एमसीएलआर से लिंक होते हैं, तो उसमें भी ये पॉलिसी रेट का उसका भी उसमें फैक्टरिंग होती है, वो थोड़ा एक लैग के साथ आता है। बट रेपो तो जैसे ही चेंज होता है ओवरनाइट हमें उसको कस्टमर को हम पास कर देते हैं। तो मोर और लेस जो ये इट इज इंचिंग टुवर्ड्स, हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे इंच कर रहा है टोटल ट्रांसपेरेंसी। और वेरी क्विकली जो है एसेट साइड में तो हम जो भी पॉलिसी रेट आती है तो उससे कस्टमर्स को हमारे जो है उनको तुरंत ही फायदा हो जाता है। हम्म। तो ये पास ऑन करने में बहुत सुविधा हो गई है। ठीक बात है। क्या बॉन्ड यील्ड्स में कोई बड़ा बदलाव होगा इस पॉलिसी के बाद? बैंक्स के मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो में किसी तरह का बड़ा चेंज होने की उम्मीद है, या फिर जस का तस रहेगा सर?
अभी देखिए 4-5 पैसे का बेसिस पॉइंट का तो आपने तुरंत ही देखा, 6.82 से 6.77 10 ईयर तो हमारा आ गया है। बट हमें देख रहे हैं कि ये ऑसिलेट कर रहा है बिल्कुल ही, और हमारा इससे M2M भी काफी काफी अफेक्ट हो रहा है। बट 6.8 के अराउंड काफी दिनों से होवर कर रहा है, तो उससे अगर थोड़ा हाइटेंड है तो हमें दोनों तरफ से ही फायदा नुकसान होता है। हमें M2M लॉस तो होता है, बट साथ ही साथ उधर अगर महंगा हो जाता है डेट मार्केट, तो जो लार्ज कॉर्पोरेट के बोरोवर्स हैं वो बैंकों की तरफ आते हैं, तो हमें उधर लेंडिंग का एडवांटेज मिल जाता है। हमारे नेट इंटरेस्ट इनकम में हमें बेनिफिट मिलता है। तो इट्स आइदर वे, इट इज समवेयर वी लूज, समवेयर वी गेन। साहब, गवर्नर साहब ने एक चीज़ और कही कि सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी और अगर ज़रूरत हुई तो और लिक्विडिटी दी भी जाएगी बैंकिंग सिस्टम को। कैसे देखते हैं इस वक्त आप लिक्विडिटी सिचुएशन? क्या वाकई में कुछ और लिक्विडिटी की ज़रूरत है या पर्याप्त है? लगभग 2,70,000 करोड़ लिक्विडिटी, अगर 1% भी माने हम अपने पूरे एनडीटीएल का, तो लगभग 2.43 पर कल की डेट में, इफ आई एम करेक्ट, लिक्विडिटी है। तो मोर और लेस जितना चाहिए उतने के पास है। और जो इनफ्लो हो रहा है हमें एफसीएनआरबी से, और अगर भी फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी हम ईसीबी और ओएफसीबी की तरफ जाएंगे बैंक्स, अभी 40 मिलियन आ गया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 80 बिलियन तक जाने का, तो ये सब लिक्विडिटी भी आएगी और सफिशिएंट लिक्विडिटी है मार्केट में। लेकिन नेक्स्ट मंथ में आपको एडवांस टैक्स भी जाएंगे, जीएसटी के बड़े रोबस्ट कलेक्शन आपने देखे, पिछले मंथ में भी लगभग 2.11 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। और कुछ हो सकता है कि ये हम जो ओएफएस भी कर रहे हैं गवर्नमेंट कुछ अपनी सिक्योरिटी में, तो उससे लिक्विडिटी तो जो सरप्लस लिक्विडिटी आ रही है, तो मुझे लगता है कोई बड़े मेजर नहीं लेने पड़ेंगे रिजर्व बैंक को की लिक्विडिटी को मैनूवर करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो परफेक्ट। सफिशिएंट लिक्विडिटी नेक्स्ट मंथ भी मुझे लगता है कि रहनी चाहिए गोइंग फर्दर भी। ठीक बात है। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से पॉलिसी के बारे में आपने अपनी राय भी रखी और विश्लेषण भी। थैंक यू सो मच सर। बहुत थैंक यू अनिल जल्द जी। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए आपका आभार। आइए बसंत माफना साहब भी हमारे साथ हैं। डेट मार्केट पर एक बार जरा रिएक्शन लिया जाए उनसे। कैसा रिएक्शन रहा है बसंत माफना साहब का डेट मार्केट का, और बॉन्ड यील्ड्स किस तरह से मूव है, पॉलिसी को बॉन्ड मार्केट कैसे देख रहा है? तो अगर हम सेगमेंट बाय सेगमेंट जाएं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहले ही प्राइस इन कर चुके थे जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थे क्रूड के रिलेटेड। पर उसके अलावा जो लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन मेजर्स कुछ अनाउंस नहीं हुए हैं, इसका मतलब जो भी लिक्विडिटी की जरूरत है सिस्टम को आरबीआई पर्याप्त रूप से देती रहेगी। उसके कारण करीब करीब 3 से 5 बेसिस पॉइंट्स और मार्केट्स नीचे आए हैं ऑन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट सेगमेंट में। तो मार्केट्स जनरली ये पूरे के पूरे पॉलिसी को पॉजिटिव ले रहा है। और देयर सीम्स टू बी अ लॉट ऑफ बाइंग, काफी सारी बाइंग देखी जा रही है ये सेगमेंट में, मनी मार्केट्स में और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो कुल मिला के पॉलिसी काफी पॉजिटिव कंटिन्यूटी है पॉलिसी में, पर काफी पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है इस पॉलिसी को। और आगे जाके लिक्विडिटी जैसे फ्लोज आते जाए वैसे वैसे वो लिक्विडिटी कंटिन्यूअसली पॉजिटिव होती जाएगी। तो वो पॉजिटिविटी भी काफी मार्केट में झलक रही है। एक और चीज जो नोट करने के लिए है ऑन डॉलर रूपी, मेरे कलीग ने भी इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो अगर आप देखें कि जो एफसीएनआर और ईसीबी का मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर आपको वो सब्सिडी का बेनिफिट लेना है, जैसे पूरा पूरा हेजिंग कॉस्ट आरबीआई बेयर कर रहा है एफसीएनआर पे और ईसीबी पे 1.5% फिक्स्ड रेट पे सब्सिडी दी जा रही है। तो अगर वो दोनों का आपको बेनिफिट लेना है तो पूरा का पूरा जो फ्लो है फॉरेन करेंसी का, वो पूरा का पूरा आरबीआई के पास जाता है। क्योंकि अगर आपको बेनिफिट चाहिए, अगर आपको ईसीबी या एफसीएनआर भी डिपॉजिट आया है, तो वो पैसा आप जाके आरबीआई को दें, आरबीआई उसके अगेंस्ट में रुपी देता है और वो रुपी फिर लिक्विडिटी में आता है। लेकिन वो पूरा का पूरा फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी आपके मार्केट्स को हिट नहीं करता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फ्लोज आ रहे हैं लेकिन करेंसी बहुत अग्रेसिवली अप्रिशिएट नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आरबीआई के इंटरवेंशन के बेसिस पे करेंसी का मूवमेंट ज्यादा इंपैक्ट करेगा। जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा काफी इंटरवेंशन देखा गया था, उसकी वजह से करेंसी जो करीब करीब 96.3 96.4 की तरफ चला गया था, वो करीब करीब 95 के आसपास आ गया है। तो उसी तरह से आपको आगे देखते रहना पड़ेगा कि आरबीआई किस तरह से एक स्टांस लेता है करेंसी इंटरवेंशन की तरफ, और उसकी वजह से फिर करेंसी आगे मूव करेगा।
पर ज़रा बैंक्स पर भी माफ़ कीजिएगा मार्केट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी बैंक दोनों ही दिन के निचले स्तर के करीब है। हालांकि निफ्टी बैंक ने एक स्पाइक भी दिखाया है दिन के निचले स्तरों से। सर, अब आपकी क्या रीडिंग है? मार्केट को कैसा लगा ये पॉलिसी? पॉलिसी ऐसे मार्केट के लिहाज से न्यूट्रल है, कोई खास इसमें बड़ा ऊपर नीचे वाली कोई बात है नहीं। थोड़ी सी महंगाई की चिंता आरबीआई गवर्नर ने जताई, वो उम्मीद ही थी, लेकिन सामने ग्रोथ के टारगेट भी बढ़ा है, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा खास बदलाव पॉलिसी के बाद होता दिख रहा हो वैसा लग नहीं रहा। तो पॉलिसी मेरे ख्याल से बाजार के लिए न्यूट्रल ही है, न बहुत मतलब नेगेटिव जैसा तो कुछ खास है नहीं, और पॉजिटिव भी ठीक है, सब आपको पता ही था वैसे ही आती दिखी, तो इसलिए रिएक्शन बहुत ही सधा हुआ है। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वैसे बाजार में जो आ सकती है, आई थिंक उसी वजह से आती हुई दिख भी रही है। इसके अलावा और कोई खास ऐसा पॉलिसी की वजह से बाजार बड़ा घटे या बढ़े ऐसा लग तो नहीं रहा नेहा जी अभी तक, मतलब रेंज में ही रहना चाहिए पॉलिसी के लिहाज से। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर रेट सेंसिटिव्स भी होल्ड कर रहे हैं। निफ्टी रियलिटी ऑटो देखें तो हम इसमें अभी भी देख रहे हैं ठीक बात कि है। स्ट्रेंथ बरकरार है। बिल्कुल, आइए थोड़ा और पॉलिसी को जरा विस्तार से समझा जाए। बग्गा साहब हमारे साथ हैं ही हैं और जोशी साहब भी। बग्गा साहब, ऐसी सिचुएशन में क्या लगता है कि अगली पॉलिसी के लिहाज से गवर्नर साहब स्टेटस को ही रखेंगे, जिस तरह की उनकी आउटलुक है, कि अभी जल्दी से सिचुएशन जब तक ठीक नहीं होती ग्लोबली और पूरी तरह से ग्लोबल फैक्टर्स ही अगली पॉलिसी को भी ड्राइव करेंगे? जी अनिल जी, क्योंकि बहुत बाइनरी है कि कल अब स्कॉट बेसेंट जैसी हस्ती ने कल बोला कि आज या कल में हो जाएगा करार और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही हॉर्मुज खुलता है, जो एक जियोपॉलिटिकल प्रीमिया है क्रूड ऑयल का, वो तेजी से और गिरेगा। तो मार्केट ने काफी हद तक फैक्टर इन किया है, जो $80 पे ब्रेंट आ गया है। और हमारे यहाँ भी देखें इंडियन बास्केट भी तो 100 से तो नीचे आया जरूर, बट वहां से नीचे नहीं जा रहा है। तो ऐसे माहौल में सेंट्रल बैंकर्स के लिए भी बहुत मुश्किल है कि फैक्टर इन क्या करें। अब ओवरऑल ग्लोबल देखें, फेड तो रेट बढ़ाएगा नहीं, चाहे काफी प्रेशर आ रहा है केविन वॉर्श पे मार्केट से कि रेट बढ़ाए जाएं, बट ट्रम्प बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं होंगे, और हैं तो वो ट्रम्प के अपॉइंटी। नवंबर में इलेक्शन है, तो फेड मुझे दिखता नहीं इस साल में रेट बढ़ाना। दूसरा रहता है फिर ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, तो वो देख रहे हैं थोड़ा इन्फ्लेशन नीचे आया, अर्निंग्स बहुत सालों के बाद अच्छे अर्निंग्स दिख रहे हैं यूरोप में। इनफैक्ट यूके मार्केट ऑल टाइम हाई भी क्रॉस किया एज एन एंटी एआई ट्रेड। तो उस माहौल में इनका रेट बढ़ाना मुश्किल है। जापान कैचअप ट्रेड है, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंशियल है जापानीज इंटरेस्ट रेट और फेड और बाकी देशों में। तो जापान तो बढ़ाएगा सितंबर में, हम ऑलरेडी 5.25 पे बैठे हैं, हमें जरूरत नहीं है रेट बढ़ाने की अभी। तो मेरे ख्याल से तो अक्टूबर भी पॉलिसी नहीं है, इन प्ले तो नहीं है, अनलेस बहुत ही कुछ गड़बड़ हो जाए, $140-150 पे पहुंच जाए तेल, कुछ हो जाए। बट उसमें भी आरबीआई यही कहेगा कि ये तो एक्सटर्नल फैक्टर से आ रहा है, डोमेस्टिक में ऐसा नहीं है कि डिमांड बड़ी जबरदस्त बढ़ रही है और उसके कारण इन्फ्लेशन हो रही है। तो नॉर्मली सेंट्रल बैंकर्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि रेट हाइक बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होता है, और ऐसा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को आप रेट हाइक के द्वारा नहीं टैकल कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर का पॉलिसी भी इन प्ले है, न्यूट्रली रहेंगे, पॉज पर ही रहेंगे। कुछ ऐसा दिखता नहीं है जिसके लिए उनको रेट बढ़ाने पड़े। उल्टा अगर इकोनॉमी मंदी में होती तो हम बोल रहे होते कि कुछ और स्टिमुलस ला सकते हैं या फिस्कल वाले स्टिमुलस करें। अभी इकोनॉमी इतनी दमदार चल रही है, ये गवर्नर साहब ने बोला लीडिंग इंडिकेटर्स इतने अच्छे हैं, गुरमीत जैसे बोल रहे थे, क्रेडिट जब ग्रो हो रहा है इतना तेज अनिल जी, ये दर्शा रहा है कि कॉर्पोरेट्स के पास कैपेसिटी है, हाउस के पास कैपेसिटी है बैंक बोरोइंग करने की, और उनके पास आशा है कि आशा की किरण है कि हम ये पैसा लेके इससे बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। वो बहुत ही उम्दा है इकोनॉमी के लिए। 17% अगर क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है इतने लो एनपीएस पे, बैंकिंग के पास जरूर क्षमता है और लेंड करने की। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स क्लीनड अप है, डीलेवरेज्ड है, आपका आईपीओ मार्केट अच्छा चल रहा है। ओवरऑल मार्केट चाहे कहीं नहीं गया 2 साल, बट मार्केट स्थिर है। और लास्ट 2-3 महीने में देखें रुझान अब पॉजिटिव आ रहे हैं, अर्निंग्स अच्छे रहे, ओवरऑल अर्निंग्स अच्छे रहे। तो अच्छा मैं कहूँगा एक माहौल ऐसा है, यहाँ से सेकेंडरी मार्केट हमारा
आउट परफॉर्म करने के अग्रसर हो सकता है, ये जरूर हमारी आशा बढ़ती है। आइए इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राणा आशुतोष कुमार सिंह। आइए उनसे जानते हैं पुलिस पर उनकी राय। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बताएं सर, कैसी लगी पॉलिसी आपको उम्मीद के मुताबिक? बिल्कुल, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक। जैसे उम्मीद की जा रही थी कि इन्फ्लेशन तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में था, तो उम्मीद थी कि पॉलिसी रेट मेंटेन होगी और वही अनाउंसमेंट भी आया। बिल्कुल ठीक बात है। ग्रोथ का अनुमान थोड़ा सा बढ़ाया है आरबीआई ने, और ये भी कहा है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो भी आ रही हैं वो थोड़ी सी मजबूत दिख रही है। क्या इकोनॉमी की मजबूती के संकेत आरबीआई लेकर चल रहा है, और क्या वाकई में लगता है कि इससे बेहतर ग्रोथ भी दिख सकती है जो गवर्नर साहब ने बताई है? जो नंबर्स दिख रहे हैं, जो जीडीपी ग्रोथ के पोजीशन दिख रहे हैं, इन्फ्लेशन के पोजीशंस आए, और जो ग्रोथ के नंबर्स इकोनॉमी से अदरवाइज दिख रहे हैं, जो ऑटो की डिमांड है या जो क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स हैं, उस हिसाब से इकोनॉमी काफ़ी रेजिलियंस दिख रही है इकोनॉमी में। डिस्पाइट इतना सारा हेडविंड के बाद और अनसर्टेनिटीज के बाद इकोनॉमी काफ़ी रेजिलियंट रही है, और वो नंबर्स से वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वो कारण यही है, ये है कि रेट हम गवर्नर साहब मेंटेन कर पा रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही है और ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ हो रही है ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में। लिक्विडिटी को लेकर काफ़ी आश्वस्त दिखे गवर्नर साहब। उनका कहना था कि सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी है और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर और देंगे भी। क्या असेसमेंट है आपका बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी को लेकर? क्या कुछ और ज़रूरत है सर? लिक्विडिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है, और जैसा एक गवर्नर साहब ने कहा कि जो भी सपोर्ट जरूरत पड़ेगी लिक्विडिटी में, तो जो ग्रोथ हुई है, जो क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, कहीं ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई लिक्विडिटी की वजह से। सो कहीं ना कहीं वो सस्टेन कर रही है लिक्विडिटी सिस्टम में, और आरबीआई के इंटरवेंशन सपोर्ट से भी लिक्विडिटी की इशू नहीं दिखती इकोनॉमी में अभी कुछ। आमतौर पर 17-18% की क्रेडिट ग्रोथ पर कोई भी गवर्नर थोड़ा सा कॉशियस होने की कोशिश करते हैं। क्या उस लिहाज से आप ये कहेंगे कि गवर्नर साहब ने काफ़ी थोड़ी फ्लेक्सिबल पॉलिसी दी है? 18% ग्रोथ अभी हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए, तो 18% क्रेडिट ग्रोथ हम नहीं कर सकते कि ये कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, इसमें बहुत कंसर्न होने की जरूरत है। हम्म, क्योंकि सारे सेक्टर्स काफी हद तक ये काफी डाइवर्सिफाइड ग्रोथ भी है। काफी इंडस्ट्री के सेक्टर, सर्विसेज ग्रो कर रही है, एग्री ग्रो कर रहा है। सो अक्रॉस द सेक्टर्स, इट्स नॉट कोई पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो कर रहा है। गोल्ड लोन की बात करें तो उसमें थोड़ा सा रिलेटिवली जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो थोड़ा हायर नंबर्स हैं, बट लाइकली सो गोल्ड के रेट बढ़े उस वजह से भी ग्रोथ है। राणा साहब, एक गवर्नर साहब ने एक प्रपोज भी किया है इस पॉलिसी में। उनका ये कहना था कि जितने भी एडवांसेस बैंक्स द्वारा दिए जा रहे हैं या फिर दूसरी रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो दे रही हैं, उन्हें थोड़ा स्टैंडर्डाइज किया जाए, हार्मोनाइज किया जाए कि किस तरह से वो रेट्स डिसाइड की जा रही है, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ कस्टमर्स के साथ सामने रखा जाए। क्या कहना है आपका? इससे किस तरह का बदलाव होगा बैंकिंग सिस्टम में भी और बाकी जो लेंडिंग एंटिटीज़ है उनके सिस्टम और प्रोसेस में? मेरा अपना मानना है कि ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है और पॉजिटिव निर्णय है आरबीआई की तरफ से, बिकॉज एक एबनॉर्मल बहुत ही रेट नहीं हो सकती इंटरेस्ट की, और कहीं ना कहीं उसके और भी इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड हों या एनपीए स्ट्रेस रिलेटेड हों। सो कुछ ये कदम बहुत अच्छा है, और अभी कमेंट करने की स्थिति में इसलिए नहीं हो कि डिटेल्स थोड़े देखने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है। सो होपफुली मैं भी प्रेस मीट जब आरबीआई की होगी और शायद कुछ ज़्यादा डिटेल्स उसके बारे में मिलेगी, बट ओवरऑल जरूर ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत प्रैग्मेटिक एंड अच्छा है आगे आगे के लिए। ठीक बात है सर। एक चीज़ और जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, गवर्नर साहब ने इस बात को पहचाना कि थोड़े से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो हैं बैंक्स के वो कम हो रहे हैं। क्या लगता है सर, फिनेंशियल ईयर के बचे हुए समय में मार्जिन्स इंप्रूव करना थोड़ा बैंक्स के लिए मुश्किल होगा? गवर्नर साहब ने जो कहा कि वाई बेसिस पे कुछ उसमें कम होने का दिखा, वो एक्सपेक्टेड भी था। जब लास्ट रेट कट्स हो रहे थे तो एक्सपेक्टेड भी था कि दो बैंकिंग सिस्टम उसके निम्न थोड़ी सी नीचे आएगी, बट जो ट्रांसमिशन रेट से वो होने थे मोस्टली हो गए हैं, तो आगे मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ और इसमें अब आगे कुछ चेंज होने वाला है बहुत निगेटिव साइड में। ठीक सो बात है। बट हाँ, पिछले साल और इस साल के कंपेरिजन में जो आई है नंबर्स हैं, जो रेट कट्स हुए तो उसके वजह से चेंज हुए थोड़े ठीक बात है। अक्रॉस द इंडस्ट्री। और वो मार्च के नंबर्स जो आए थे बैंक्स के, जो कुछ जून के नंबर्स भी आए वो दिखे भी हैं, बट मेरे ख्याल से जो ट्रांसमिशन होनी थी हो चुकी है, और जो इम्पैक्ट होना था हो चुका। जी।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया विस्तार से पॉलिसी के बारे में और आगे के डायरेक्शन के बारे में राय दी हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच सर। बहुत आभार सर। राणा आशुतोष कुमार सिंह एसबीआई के एमडी बताते हुए पॉलिसी पर अपनी राय। आइए कुछ मार्केट से जुड़े कुछ बेहतरीन कॉल्स भी आपके लिए आ रहे हैं, ले लें जरा जल्दी से। जय का जैकपॉट। जय बताइए। जी कैम्स फ्यूचर्स पर खरीदारी की सलाह है। 815 पर ये ट्रेड कर रहा है एंड 797 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट ऊपर बनेगा 850 रुपये से लेकर 865 रुपये का। कैम्स में एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है एंड आई थिंक जो हिसाब से इसका मोमेंटम में फिर से पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है, टेक्निकली एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट पर की तरफ आपको आते हुए देखने मिल सकता है। कैम्स के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। आइए मंगला साहब की तरफ से भी है बिगुल की फरमाइश। मंगला साहब बताएं। जी बिल्कुल अनिल जी, बाय करना है एम्फेसिस को। अभी 2444 के आसपास स्पॉट में स्टॉक का प्राइस चल रहा है। बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम है पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने जहां पर बेस बनाया, पहले वहां पर एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी इस काउंटर के लिए। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी का दावेदार है, बिल्कुल बाय करना है। हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 2490 रुपए का, सेकंड टारगेट 2520 रुपए तक का। एक स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो है 2430 रुपए पर, 2430 पर। तो एम्फेसिस से वो स्टॉक्स जहाँ खरीदारी करने के राय मंगला साहब की तरफ से। आइए बसंत आफ्ना साहब भी हमारे साथ, और जरा उनसे भी एक बार राय म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिहाज से जानी जाए। सर जो डेट मार्केट फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करने वाले, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए क्या पोर्टफोलियो में किसी तरह का कोई बदलाव करने की जरूरत है इस पॉलिसी के बाद? ये पॉलिसी एक क्लियर इंडिकेशन है कि हम एक प्रोलॉन्ग पॉज की तरफ रह रहे हैं, और क्योंकि लिक्विडिटी काफी सरप्लस में रहने वाला है, ओवरनाइट रेट्स काफी नीचे रहने वाले हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि कैरी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप 3 महीने के अगर यील्ड्स देखें और अगर 1 महीने के यील्ड्स देखें, तो 1 महीने और 3 महीने के अंदर भी 50 बेसिस पॉइंट का फर्क आ रहा है अभी। तो अगर आप जैसे जैसे ड्यूरेशन ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप काफी कैरी गेन कर पा रहे हैं। और क्योंकि आप एक प्रोलॉन्ग पॉज की तरफ हैं, एक कैरी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो की तरफ मुझे लगता है इन्वेस्टर्स ने बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप अपने ओवरऑल रिटर्न्स को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और ये जो लिक्विडिटी कंटिन्यूस बेनिफिट में भी आने वाली है, सरप्लस में भी आने वाली है, उसका आप पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। परफेक्ट, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है। अतुल जोशी साहब, आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्या अगली पॉलिसी में बदलाव होगा या वो भी पॉज ही होगी? डेफिनेटली पोज होगी मेरे ख्याल से। जिस तरह से अनुमान किए गए हैं इन्फ्लेशन के, तो एक पीक है 5.9%, बट अगेन 4% की तरफ जर्नी चालू रहेगी। सो 5.9 से घट के 5.1 आ जाएगा Q4 में। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़े और जिसकी वजह से उनको रेट्स में कोई तब्दीली करनी पड़े। मेरे ख्याल से न्यूट्रल स्टांस भी कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर जियोपॉलिटिक्स में कुछ बहुत बड़ा हो जाता है तो शायद चेंज हो, लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल से पूरे साल के लिए FY27 में मेरे ख्याल से पॉलिसी भी वही रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, और रेट्स भी वही रहेंगे। तो ये है आपके लिए पॉलिसी को लेकर राय।